नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों की। गोपाल कृष्ण गोखले भारत की आर्थिक दुर्दशा से बहुत दुखी थे। गोविंद रानाडे के निर्देशन में उन्होंने आर्थिक प्रश्नों का गहरा अध्ययन किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक देश में व्यापक आर्थिक सुधारों का सूत्रपात नहीं किया जाता है, तब तक भारत की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। गोखले के आर्थिक विचारों को निम्न बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। पहला है भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह। क्योंकि ब्रिटिश सरकार सैनिक व्यय पर बहुत अधिक खर्च कर रही थी और भारतीय जनता पर इसका शांति काल में भी भारी भरकम बोझ जो है उसका जनता निर्वाह कर रही थी। इससे गोखले को गहरी आपत्ति थी। उन्होंने भारतीय सेना के भारतीयकरण को भी उपयोगी माना। इससे अंग्रेज अधिकारियों को दिए जा रहे भारी भरकम वेतन का बोझ कम होगा तथा भारतीयों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उनकी मान्यता थी कि यदि भारतीय सेनाओं का उपयोग भारत की सीमाओं से बाहर किया जाए तो ऐसे सैनिक अभियानों का व्यय ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह। गोपाल कृष्ण गोखले जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक बोझ डालने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जनता पहले से ही कष्ट में थी। आय का अधिकांश हिस्सा जनता के लिए कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करने की अपेक्षा सरकारी तंत्र और सेना को चलाने में व्यय किया जा रहा था। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जैसे अकाल के समय भू राजस्व की माफ़ी, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति तथा नमक पर कर की दरों में कमी आदि। तीसरा बिंदु, मुक्त व्यापार की नीति का विरोध। गोखले की दृढ़ मान्यता थी कि जब तक किसी देश में आर्थिक विकास की न्यूनतम अवस्था प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक उसे मुक्त व्यापार की प्रतियोगिता में धकेल देना किसी प्रकार न्याय सम्मत नहीं है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इस नीति के कारण भारत में लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप कुटीर व लघु उद्योग नष्ट हो गए और इनमें लगे लोग बेरोजगार हो गए। इस नीति का और अधिक विनाशकारी पक्ष यह भी था कि भारत में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के कोई प्रयास नहीं किए गए। चौथा बिंदु है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता। वे इस बात से भी चिंतित थे कि भारत की अधिकांश जनता ऋण के बोझ में दबी हुई थी। वे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी। किसानों को अपनी कृषिगत और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, जो वे अपनी कृषि भूमि या अन्य संसाधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त कर सकते थे। सरकार द्वारा किसानों से भूमि गिरवी रखने के अधिकार को छीनने वाले बिल का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों व किसानों को वित्तीय सुविधाएं देने के लिए
सहकारी साख समितियों जैसी संस्थागत व्यवस्था करने पर भी बल दिया। 5वां बिंदु है, भारत में रेल विस्तार की प्राथमिकता का विरोध। गोखले रेलों के विस्तार पर किए जाने वाले भारी व्यय के विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार भारत की जनता के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में धन व्यय करने तथा भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने को समुचित प्राथमिकता देने की अपेक्षा अपने हितों की पूर्ति के लिए रेलवे के विस्तार पर भारी धन खर्च कर रही थी। रेल विस्तार का प्रमुख उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों की यह नीति थी कि गांवों से कच्चा माल व अनाज विदेशों में पहुंचाना और विदेश से तैयार माल रेलों के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाना। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गोखले के आर्थिक विचारों का सार इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि वे भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित करना चाहते थे, जिसमें आम जनता के हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो तथा भारतीय संसाधन विदेशों में निष्क्रमित होने की अपेक्षा भारतीय जनता के रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान का साधन बने। धन्यवाद।